दिन काम तो जब ठीक हो गया हो हो चुका है सर स्टार्ट। सर स्टार्ट हो चुका नमस्कार, मैं डॉक्टर एपी सावंत स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल से बात कर रहा हूं। मैं इस अस्पताल में मेडिकल डायरेक्टर हूं और चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूं। मैं क्लिनिकल एज वेल एज एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज से जुड़ा हुआ हूं और करीब करीब मेरा जो एक्सपीरियंस है 38 इयर्स का है क्लिनिकल प्रैक्टिसेस का। उन्हीं एक्सपीरियंस के हिसाब से और उससे बात करूंगा। मैं इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स का लाइव मेंबर हूं और काफ़ी समय से उस एकेडमी में काम कर रहा हूं। काफ़ी साल पहले मैं इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स दुर्ग ब्रांच का प्रेसिडेंट रहा हूं और जितनी भी सोशल और क्लिनिकल एक्टिविटीज़ हुई उसमें लगातार हम लोगों ने पार्टिसिपेट किया है। इसके अलावा मैं 2007 में स्टेट आईपी छत्तीसगढ़ का प्रेसिडेंट रहा हूं और उसके बाद मैं 2008 में एग्जीक्यूटिव बोर्ड का मेंबर रहा हूं। एग्जीक्यूटिव बोर्ड मेंबर रह के मैंने यहाँ से उसको अपने स्टेट को रिप्रेजेंट किया है सेंट्रल एग्जीक्यूटिव बोर्ड में। आप सभी का स्वागत है, आप सभी को नमस्कार। आप सभी इस सेशन में आए हैं, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो हम सेशन कर रहे हैं ये पर्पसफुली है। इसमें मैं आपको कुछ मैसेज देना चाहता हूँ। इसके साथ ही साथ ये जो सेशन है ये हम एक इंटरैक्टिव सेशन बनाने की कोशिश करेंगे और ये सेशन इंटरैक्टिव सेशन रहेगा और इसमें एक चैट बॉक्स है। उस चैट बॉक्स में आप चाहें तो कोई भी क्वेश्चन अपना डाल सकते हैं, पूछ सकते हैं, या अगर चैट बॉक्स में आपको लिखने में असुविधा हो तो मैं आपको एक मोबाइल नंबर भी दे रहा हूँ। उस मोबाइल नंबर में आप एसएमएस भी कर सकते हैं। अगर संभव हुआ तो हम आपके सवालों का जवाब देंगे। आपके जो भी क्वेश्चंस हैं, जो भी क्वेरीज है, उसको हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे और आपका जितना जो भी वो रहेगा उसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। मेरा आज का टॉपिक है सेव योर चाइल्ड इन दिस चैलेंजिंग टाइम फ्रॉम सीजनल डिसीजेज। डेफिनेटली जो ये समय चल रहा है ये बहुत डिफिकल्ट टाइम है। इंडिया एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड हैव बीन कन्फ्रंटेड विद अनप्रेसिडेंटेड हेल्थ इमरजेंसी इन द फॉर्म ऑफ कोविड-19 पेंडेमिक। जो कोविड-19 पेंडेमिक चल रहा है उसमें डेफिनेटली हम लोग एक अनप्रेसिडेंटेड इमरजेंसी है जिसको हम लोग कर रहे हैं। आप देखिए ये जो पेंडेमिक कोविड-19 की डिजीज़ हुई है इसमें हम अपने देश में कम से कम मार्च के महीने से लड़ रहे हैं। मार्च के महीने के बाद मार्च के महीने में हम लोग हमारे यहाँ लॉकडाउन लगा था शायद 24 या 25 मार्च को। उसके बाद लॉकडाउन 1 लगा, फिर उसके बाद लॉकडाउन 2 लगा, फिर लॉकडाउन 3 लगा। इस प्रकार हम लोगों ने काफ़ी स्ट्रगल किया, काफ़ी वो किया और इस एक प्रकार से ये एक वॉर जैसे था। इस वॉर में हम सभी लोग एक वॉरियर थे। हम हेल्थ केयर वर्कर्स अपने हेल्थ की सर्विसेज को लेकर लड़ रहे थे। हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स हमारे साथ लड़ रहे थे। हम डॉक्टर्स, स्टाफ, नर्सेज सारे लोग थे। इसी प्रकार और बहुत सारे वॉलंटियर थे जो अपनी सर्विसेज दे रहे थे इसमें और इस लड़ाई से लड़ रहे थे इस कठिन समय में। और इसके साथ ही साथ आप पेरेंट्स लोग जो हैं वो पेरेंट्स भी हमारे साथ थे। वो पेरेंट्स पूरे समय साथ रहे। आप खुद भी एक वॉरियर जैसे रहे। और इस डिजीज़ में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अपने आप को हम कैसे सेव करें, अपने आप को कैसे बचाएं, वो बहुत ज़रूरी था। और आप सभी लोग लड़ते लड़ते आप लोगों ने इतना सीख लिया कि हम अपने आप को कैसे सेव करते हैं। आपने अपने आप को सेव किया,
अपनी फैमिली को सेव किया और साथ ही साथ आपके जो छोटे बच्चे थे उन बच्चों को आपने सिखाया कि वो कैसे अपने आप को वो लोग सेव कर सकेंगे, कैसे इस कठिन परिस्थिति में कैसे वो रह सकेंगे, कैसे वो बचें ताकि उनको ये जो कोविड-19 की बीमारी है उससे वो अपने आप को सेव कर सकें। यूनिवर्सल लॉ था, एक यूनिवर्सल रूल बना हुआ था, उस रूल को हम सभी लोग फॉलो कर रहे थे, इसीलिए अभी तक अपने आप को बचाए हुए हैं। नहीं तो इतनी मेहनत करने के बाद भी ये बीमारी तो अपने हिसाब से फैल रही है। हम लोग जहाँ भी नज़र दौड़ा रहे हैं, पूरे विश्व में जहाँ भी देख लीजिए, हिंदुस्तान में भी सारी जगह ये बीमारी अपने रुकने का नाम नहीं ले रही है। परंतु आप सबकी जागरूकता है और आप सब लोगों का सहयोग है जिससे आप अपने आप को सेव किए हुए हैं और आपने अपने बच्चों को भी ट्रेनिंग दी है जिसकी वजह से वो लोग सेव हैं। एक कुछ यूनिवर्सल लॉ थे, कुछ यूनिवर्सल लॉ को आप लोगों ने फॉलो किया। जैसे स्टे एट होम, हम लोगों ने सबने बोला कि हम सभी अपने घर में रहेंगे, बाहर नहीं निकलेंगे तो शायद ये बीमारी नहीं फैलेगी। उसके अलावा हम लोगों ने एक सोशल डिस्टेंसिंग का रवैया अपनाया कि हम लोग एक डिस्टेंस बना के रखेंगे। उस डिस्टेंस को यदि हम बना के रखेंगे तो ये वायरस नहीं फैलेगा। एक्चुअली ये जो कोविड-19 से जो लोग बीमार होते हैं वो ये वायरस जो है ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से फैलता है और ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन 6 फीट से ज़्यादा दूर हवा में नहीं जा पाता है। इसलिए यदि हम 6 फीट का डिस्टेंस बना के रखेंगे तो जो भी इन्फेक्टेड पर्सन है उससे हम लोग अपने आप को सेव कर सकेंगे। मास्क का यूज़ करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर इन्फेक्शन सामने से या कहीं से वातावरण में होगा, अगर हम मास्क लगा के रखें तो हमारे रेस्पिरेटरी पैसेज में इन्फेक्शन डायरेक्ट होने के चांसेस बहुत कम हैं। चाहे तो हम कपड़े का मास्क यूज़ कर सकते हैं या जो ट्रिपल लेयर सर्जिकल मास्क होता है अगर उसको यूज़ करेंगे तो हम अपने आप को 65-70% तरीके से बचा सकते हैं। इसके अलावा फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग की बात कही गई थी। अगर फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग करेंगे, चाहे सोप एंड वाटर से कहा जा रहा है कि अगर 20 सेकेंड हम अपना हैंड वॉश करेंगे, अपना हाथ धोएंगे तो डेफिनेटली हमको उससे काफ़ी जो कांटेक्ट वाले जो हैं वो कांटेक्ट इन्फेक्शन हमारे शरीर में नहीं पहुंचेगा, हमारे माउथ में या हमारे नेजल ट्रैक्ट में नहीं आएगा, जिससे हम सेव कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ रेस्पिरेटरी सोप एंड वाटर के अलावा सैनिटाइज़र का यूज़ बहुत कर रहे हैं। जब एवरी टाइम सोप एंड वाटर अवेलेबल नहीं होता है तो डेफिनेटली 70% अल्कोहल का जो सोल्यूशन था उसको सैनिटाइज़र के जैसे यूज़ किया। ये एक एंटीसेप्टिक लोशन जैसे यूज़ हुआ और कोविड-19 में काफ़ी हेल्पफुल हुआ। देन रेस्पिरेटरी एटिकेट्स सिखाया हमने लोगों को, उस रेस्पिरेटरी एटिकेट्स को फॉलो किया। तो अगर छींक आती है या खांसी आती है तो हम अपने एल्बो को ऐसे करके बचा सकते हैं, या यदि हम अपने दोनों हाथ सामने रखते हैं तो डेफिनेटली एक टिश्यू पेपर या कोई ऐसी चीज़ रखें जिससे वो इन्फेक्शन आगे ना फैले, उस टिश्यू पेपर में रुक जाए और उसको हम प्रॉपरली डिस्पोज ऑफ कर सकें। हमने अपने बच्चों को सिखाया। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, मेरे ग्रैंड डॉटर है, वो अभी 3-3.5 साल की ही है। मैं जब भी उससे बात करता हूँ तो हमेशा बोलती है डोंट गो अवे, डोंट गो आउटसाइड द होम, जम्स आर देयर आउटसाइड। तो ये हम लोगों ने, हमारे बच्चों ने, उनके पेरेंट्स ने उनको सिखाया, तभी तो वो उतना सीख पा रहे हैं और कर पा रहे हैं। तो डेफिनेटली बच्चे बहुत लर्निंग होते हैं, बहुत अच्छी लर्निंग होती है और वो लोग बहुत अच्छे से सीखते हैं। मैं एक पीडियाट्रिशियन हूँ तो हम यहाँ पर एक बच्चों से रिलेटेड डिजीज़ेस के बारे में ही बात करेंगे। बच्चों से रिलेटेड डिजीज़ेस, बच्चों से रिलेटेड डिजीज़ेस के बारे में हम ही बात करेंगे क्योंकि ये जो सीज़न चल रहा है ये सीजनल मानसून का सीज़न है, बहुत अच्छा सीज़न है, बहुत सुहावना है, बहुत अच्छा लगता है आफ्टर ए वेरी टफ हॉट समर। बड़ा सूदिंग रहता है। बट इसके साथ ही साथ क्योंकि पानी बरसता है तो जगह जगह पानी जमा हो जाता है। जगह जगह पानी जमा होने से सारी जो एटमॉस्फेयर है ये डैम्प हो जाता है, ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है। ह्यूमिडिटी बढ़ने से, मॉइस्चर वातावरण में रहने से बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया और वायरसेस होते हैं जो अपनी
सरवाइव करते हैं, थ्राइव करते हैं और वो इन्फेक्शन फैलाने में बहुत मदद करते हैं। और चूंकि छोटे बच्चे होते हैं, उनकी इम्यूनिटी, डेवलपिंग इम्यूनिटी रहती है, इम्यूनिटी कम रहती है, तो वो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं। दो ये जो सीजनल बीमारियां हैं, उसमें कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिनको हम प्रिवेंट कर सकते हैं और अपने आप को बचा सकते हैं। जैसे मॉस्किटो बॉर्न डिजीजेज होती हैं, जो मॉस्किटो बॉर्न डिजीज होती हैं मच्छरों से होती हैं, और ये मच्छरों का जो ब्रीडिंग सीज़न कहलाता है, ये जुलाई टू अगस्त सितंबर। तो जुलाई टू अगस्त सितंबर में ये ब्रीडिंग प्लेसेस होता है, जहाँ भी पानी गर्म जमा होता है वहाँ पर ये बच्चे ज़्यादा ये जो मच्छर हैं वो ज़्यादा आराम से अपना ब्रीड कर पाते हैं और वो अफेक्ट कर पाते हैं। जो मलेरिया है ये एक बीमारी है, ये मॉस्किटो बॉर्न डिजीज़ है। ये एनोफिलीज मॉस्किटोज होती है, प्लाज्मोडियम पैरासाइट होता है, वाइवेक्स और फैल्सीपेरम दो इम्पॉर्टेंट हैं जिससे फैलता है। जो फैल्सीपेरम होता है वो तो डिफ़िकल्ट होता है, कॉम्प्लिकेटेड मलेरिया होता है, इसमें सेरेब्रल मलेरिया, इसमें ब्रेन में भी अफेक्ट होता है। मैं यहाँ पर एक चीज़ बताना चाह रहा था कि ये बीमारियाँ जो सीजनल बीमारियाँ हैं, ये सीजनल बीमारियाँ होंगी बच्चों को, तो वो उनकी इम्यूनिटी को कम करेंगी। वो जितना इम्यूनिटी कम करेंगी उतना कोविड से अफेक्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। इसलिए हमको इन सीजनल बीमारियों से अपने बच्चों को बचाना है। मलेरिया के अलावा जो मलेरिया जो है वो बहते पानी में या जहाँ भी पानी जमा हो जाता है वहाँ पर होता है। इसके अलावा डेंगू का होता है, डेंगू फीवर, वायरल फीवर होता है, ये एडीज मॉस्किटो से फैलता है। ये नॉर्मली स्टैगनेंट वाटर जो होता है, स्टैगनेंट वाटर में होता है, जहाँ पर गमले होते हैं जहाँ पानी जमा होता है, या कूलर होता है, या ट्री के होल्स होते हैं, वहाँ पर सारी जगह जमा होता है। तो इन जगहों में वो ब्रीड करते हैं और अफेक्ट करते हैं। डेंगू फीवर जो होता है कई बार बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता उसका, वायरल फीवर होता है, बट जब ये डेंगू हेमोरेजिक फीवर या डेंगू शॉक सिंड्रोम होता है तो डेफिनेटली ये काफ़ी इफेक्ट करता है और डिफ़िकल्ट बीमारी हो जाती है। चिकनगुनिया भी एक नॉन फेटल वायरल है जो एडीज वायरस से फैलता है और मॉस्किटो बॉर्न डिजीजेज हैं। तो ये जितनी भी मॉस्किटो बॉर्न डिजीज़ हैं इसमें सबसे ज़रूरी है कि हमको मच्छरों से, वेक्टर जो होता है वो वेक्टर मच्छर जो होते हैं कैरियर के रूप में काम करते हैं, और मॉस्किटो से ह्यूमन बीइंग को बचाना ज़रूरी है। तो हम मॉस्किटो से अपने आप को बचाने के लिए या तो मॉस्किटो नेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, या बच्चों को ऐसे कपड़े पहनाएं जिससे मॉस्किटो से एक्सपोजर कम ज़्यादा ना हो पाए, या मॉस्किटो के रिपेलेंट्स होते हैं वो रिपेलेंट्स का यूज़ करें, क्रीम्स होती हैं या एरोसॉल्स होते हैं जैसे टैबलेट्स या कॉइल्स यूज़ होती हैं, उनसे हम उनका इस्तेमाल करें तो हम डेफिनेटली मॉस्किटो से बच सकते हैं। बट सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर यह है कि अगर इन मॉस्किटो को होने ही नहीं दिया, पनपने ही नहीं दिया जाए तो ज़्यादा अच्छा है। तो इसके लिए हमको जो पानी जमा हो रहा है, क्लॉगिंग ऑफ द वाटर जो है वो बहुत ज़रूरी है, उससे उनको बचाना। अपना जो पानी जमा हो रहा है वो पानी ना जमा हो, अगर ड्रेनेज प्रॉपर हो और पानी बह के निकल जाए तो ये मच्छर शायद नहीं हो पाएंगे और या कम हो पाएंगे। मैं आपको बताऊँ, ये जो टोटल बर्डन है ये करीब 34% ऑफ बर्डन है, टोटल ग्लोबल बर्डन जो डेंगू का है वो हमारा देश बियर करता है, और 11% ऑफ टोटल ग्लोबल बर्डन जो है मलेरिया का वो भी हमारा देश बियर करता है। वाटर बॉर्न डिजीज, मॉस्किटो बॉर्न डिजीज के अलावा वाटर बॉर्न डिजीजेस बहुत होती हैं इस रेनी सीजन में। टाइफाइड हम सब जानते हैं, कंटामिनेटेड वाटर या स्टेल फूड या ओपन फूड या अनकवर्ड फूड का इस्तेमाल करें तो ये जो वाटर बॉर्न डिजीज़ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। टाइफाइड का जो बुखार है वो सैल्मोनेला टाइफी से होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। यदि हम साफ़ सफाई रखें, पर्सनल हाइजीन रखें और साफ़ उबला पानी पिएं और प्योर कहीं से अपना क्लीन वाटर का इस्तेमाल करें तो इस बीमारी से बचा जा सकता है। टाइफाइड का वैक्सीन भी होता है, अगर उस वैक्सीन को लगा लें तो बच सकते हैं। टाइफाइड का वैक्सीन 2 साल में लगता है। और एक और इम्पॉर्टेंट वैक्सीन आ गया है जो
9 महीने में भी लगाया जा सकता है और इसकी बूस्टर डोज 3 साल बाद लगाते हैं। इसके अलावा कॉलेरा होता है जिसमें लूज मोशंस होते हैं, वॉमिटिंग होती है और काफ़ी सिक होते हैं। ये तो कॉलेरा की बीमारी विब्रियो कॉलेरी से होती है। गैस्ट्रोएंटराइटिस होता है, गैस्ट्रो जिसमें उल्टी टट्टी की बीमारी होती है। बच्चे बहुत प्रोन होते हैं यदि उनको प्रॉपर क्लीनलीनेस नहीं रहे तो ऐसी बीमारियां बहुत होती हैं। इसके अलावा हेपेटाइटिस ए है जो जॉन्डिस कहलाता है, ये भी इस रेनी सीजन में बहुत प्रिवलेंट है और बहुत ज़्यादा होता है। और यदि हम कंटामिनेटेड वाटर का यूज़ कर रहे हैं या कहीं पर यूज़ हो रहा है तो डेफिनेटली जहाँ ड्रेन का पानी और ड्रिंकिंग वाटर कहीं मिल रहा है तो ये बीमारियों को होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। इसमें टाइफाइड जो होता है उसका तो वैक्सीन भी होता है, उसका वैक्सीन मिलता है। और हेपेटाइटिस ए का भी वैक्सीन होता है। हेपेटाइटिस ए का भी वैक्सीन हम लगा लें तो काफ़ी कुछ प्रोटेक्शन हो जाता है। इसके अलावा ये जो एयरबॉर्न डिजीजेस भी बहुत कॉमन होती हैं कि बहुत एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी होती है। ह्यूमिडिटी के ज़्यादा प्रेवलेंट होता है। वायरस और बैक्टीरिया के लिए बहुत सपोर्टिव एनवायरनमेंट होता है और वो बहुत आसानी से ग्रो करते हैं और इन्फेक्ट करते हैं। साधारण कफ एंड कोल्ड फीवर बहुत होता है बच्चों को। देन फ्लू होता है, फ्लू सर्दी खांसी बुखार जिसको हम लोग बोलते हैं, ये होता है। इसके अलावा इन्फ्लुएंज़ा जो होता है, इन्फ्लुएंज़ा भी बहुत ज़्यादा होता है जिसमें सर्दी खांसी और ड्राई कॉफ या सारी चीज़ें होती हैं, वो होता है। तो इन सारी बीमारियों, इन्फ्लुएंज़ा का तो वैक्सीन भी होता है। यदि हम अपने बच्चों को वैक्सीन लगवा लें 6 महीने और 7 महीने में लगता है, उसके बाद एवरी ईयर लगता है, तो बचाया जा सकता है। एक्यूट एक्सेसरबेशन ऑफ अस्थमा भी एयरबॉर्न डिजीज़ है। जो वायरस और बैक्टीरिया बहुत होते हैं, ह्यूमिड होता है, बहुत पॉलेंस होते हैं, ये सारी चीज़ें होने से अस्थमा का भी एक्सेसरबेशन हो जाता है। तो हमको इन सारी बीमारियों से अपने आप को बचाना है, तभी बच्चों की इम्यूनिटी रह पाएगी। और इम्यूनिटी रहेगी तो हम अपने बच्चों को, अगर अच्छी इम्यूनिटी रहेगी तो हम ये कोविड-19 से अपने बच्चों को लड़ने में सक्षम बना पाएंगे। यहाँ पर मैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ बोलना चाह रहा हूँ कि इम्यूनाइजेशन का जहाँ तक सवाल है तो हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर इस दौरान, क्योंकि घरों से नहीं निकलना है, लोगों को मिलना नहीं है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कहीं जाना नहीं है, तो हमारा जो रूटीन इम्यूनाइजेशन है या वैक्सीनेशन वाला पार्ट है वो बहुत सफ़र कर रहा है। वो उसमें काफ़ी डिले हो रहा है लोगों को, और इस डिले के कारण जो वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीजेज हैं वो होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। यदि हम WHO का एक सर्वे है जिसमें करीब 5 लाख जो बीमारियां होती हैं, वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीजेज होती हैं या डेथ होती है, वो बिकॉज ऑफ द नॉट गिविंग वैक्सीन होता है। और 89 लाख वो लोग होते हैं जिनको डिलेड वैक्सीनेशन होता है या वैक्सीनेशन के वो छूट जाते हैं। दे आर मोर प्रोन, 89 लाख करीब लोग होते हैं जो मोर प्रोन होते हैं वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज़ के लिए, यदि उनको प्रॉपरली वैक्सीन नहीं मिलता है। तो मेरा मैसेज ये है, या इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स भी ये बोलता है कि आप जब भी हो, जहाँ भी हो, अपने बच्चों को प्राइमरी वैक्सीनेशन अवश्य दें। अगर प्राइमरी वैक्सीनेशन नहीं देंगे तो डेफिनेटली बहुत सारी बीमारियां होंगी, और प्राइमरी वैक्सीनेशन देने के लिए हमको बच्चों के लिए स्पेशल सेशन करने पड़ेंगे। उन सेशंस में ज़रूरी है कि बच्चों के लिए उन जगहों पे जाया जाए जहाँ खाली वैक्सीन लग रहा है या और कुछ नहीं हो रहा है। जहाँ पर दूसरे बीमारियों के केसेस जैसे वायरल फीवर है या सर्दी खांसी है या दूसरी बीमारियों के सेपरेट वैक्सीनेशन सेशन होना चाहिए। ट्राइएजिंग होना चाहिए। ट्राइएजिंग में जहाँ पर सिर्फ वो बच्चों को रखा जाए जिनको वैक्सीन लग रहा है। कॉल करके बुलाने का बहुत ज़रूरी है, और अगर हम उनको पर्टिकुलर टाइमिंग दें और एक निश्चित समय में बुलाएं जब उनको हम लोग एंटरटेन कर सकें, चाहे गवर्नमेंट में लोकल उसमें हो, चाहे वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स या दूसरी जगह क्लिनिक्स में हो। तो यदि हम बाय अपॉइंटमेंट बुलाएंगे तो डेफिनेटली हम उनको बाय ट्राइजिंग उनको सेव कर पाएंगे बच्चों को दूसरी बीमारी से।
डेफिनेटली यदि वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीजेस हम अपने को नहीं बताएंगे तो आज की तारीख में हम लोगों ने बहुत सारी बीमारियों से अपने आप को बचा लिया। जैसे पोलियो इरेडिकेशन प्रोग्राम में हमने पोलियो से अपने आप को अलग कर लिया है। तो पोलियो इरेडिकेशन प्रोग्राम के साथ ही साथ पोलियो यहाँ से ख़त्म हो गया है, परंतु पोलियो अभी पूरे विश्व से ख़त्म नहीं है। हमारे नियर कंट्री पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये सारे कंट्रीज़ में अभी भी है, साउथ ईस्ट एशिया में। तो यदि हम पोलियो की जो कंटिन्यूस डोजेज हैं वो डोजेज नहीं देंगे तो नहीं मालूम कब रिसर्जेंस हो जाए या फिर से पोलियो की बीमारी फैल जाए। इसी प्रकार हमने मीजल्स एलिमिनेशन प्रोग्राम में अपने काफ़ी कुछ अपने आप को एलिमिनेशन प्रोग्राम से मीजल्स की बीमारी को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर लिया है। तो मेरा ये कहना है कि जो प्राइमरी इम्यूनाइजेशन है, जो बीसीजी, हेपेटाइटिस बी और पोलियो की दवाई तो जब बच्चा पैदा होता है उस हॉस्पिटल में या इंस्टीट्यूट में जहाँ डिलीवरी होती है वहाँ लगाया जाता है। लेकिन उसके बाद जो पेंटावैलेंट वैक्सीन है, डीपीटी, पोलियो, हिप और हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन, निमोनिया और रोटा वायरस का वैक्सीन 1.5, 2.5 और 3.5 महीने में ज़रूर लगाना चाहिए। 6 महीने में इन्फ्लुएंजा का वैक्सीन होता है, यदि लग सकता है, ऐसा हो सकता है तो ज़रूर लगना चाहिए। और 9 माह में मीजल्स का वैक्सीन और 1 साल में हेपेटाइटिस ए का वैक्सीन, मीजल्स और एमएमआर का वैक्सीन 9 माह में और 1 साल में हेपेटाइटिस ए का वैक्सीन लगाया जाए तो बच्चों को काफ़ी हद तक हम होने वाली बीमारियों से बचा सकते हैं। हमको हर वो मौका तलाश करना चाहिए या उस मौके का इस्तेमाल करना चाहिए जब बच्चे हमारे पास आते हैं। अगर उनका वैक्सीनेशन ड्यू है और उनको वैक्सीन नहीं लगा है और अभी ड्यू है तो हमको उस समय को मिस नहीं करना चाहिए और ज़रूर हम उनको यूटिलाइजेशन करना चाहिए। जहाँ तक सवाल है, अगर हम अपने बच्चों को सेव करना है तो हमको सेव करने के लिए हमें जो यूनिवर्सल रूल्स हैं उन रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। सीजनल बीमारी से बचाना पड़ेगा, क्योंकि बच्चों की सीजनल बीमारी से होगा तो उनकी इम्यूनिटी कम होगी, उनकी इम्यूनिटी कम होगी तो नेचुरली और दूसरी बीमारियां होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। और इसके साथ ही साथ वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज से बचाने के लिए हमको रूटीन इम्यूनाइजेशन देना ज़रूरी है। इसके साथ ही साथ मैं ये कहना चाहूँगा, ये संदेश देना चाहूँगा कि सेल्फ डायग्नोसिस कृपया ना करें और मेडिसिन ओवर द काउंटर की जो प्रथा है उस प्रथा को बंद करें। यदि आपको कभी भी इस प्रकार के सिम्टम्स या साइंस दिखते हैं तो इमीडिएटली अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें और इमीडिएटली डॉक्टर से कंसल्ट करके जो ट्रीटमेंट, उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट लेंगे तो हम काफ़ी हद तक अपने आप को भी सेव कर पाएंगे और अपने बच्चों को भी सेव कर पाएंगे। चैट बॉक्स में काफ़ी कुछ क्वेश्चंस आए हुए हैं, मैं पढ़ता हूँ। एक मिस्टर जितेंद्र हैं, ये श्वेता और जितेंद्र ये बेंगलोर से बात कर रहे हैं। इन्होंने एक क्वेश्चन पूछा है, 2-year-old डॉटर, हाउ आई विल इंश्योर सेफ्टी व्हेन शी इज गोइंग आउट एज शी इज नॉट वियरिंग मास्क। डेफिनेटली अगर 2 साल का बच्चा है तो उसको यहाँ तक कोशिश करें कि हम बाहर ना ले जाएं, करीब ऐसी जगह ना ले जाएं जो क्राउडेड प्लेसेस हैं वहाँ ना ले जाएं, उनको दूर रखें। और एक सोशल डिस्टेंसिंग की बात की हुई है उस डिस्टेंसिंग को करें। और बच्चों को तो घर में ही रखना ठीक है। अननेसरी यदि आपको काम नहीं है और ज़रूरत नहीं तो आप क्यों बाहर जाएं, मत जाएं बाहर। और बच्चों को भी लेके ना जाके, अब तो आई तो सब लोग बोल रहे हैं स्टे एट होम, स्टे सेफ। इफ़ यू वांट टू बी सेफ ऑलवेज स्टे एट होम। तो 2 साल के बच्चे को मत ले जाइए कहीं बाहर। अगर बहुत ज़रूरी है वही वैक्सीनेशन या किसी चीज़ तो आपको डिस्टेंसिंग बनाना पड़ेगा और कोशिश करना पड़ेगा कि जो इन्फेक्टेड या बीमार व्यक्ति हैं उनसे अपने आप को दूरी बना के रखें। और कुछ क्वेश्चंस हैं डाइट। अच्छा, अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, डाइटरी गाइडलाइंस वन शुड फॉलो फॉर किड्स एंड टॉडलर्स टू बूस्ट इम्यूनिटी। यस, एग्जैक्टली, यू आर वेरी करेक्ट। हमको गुड न्यूट्रिशन देना भी ऐसे समय में ज़रूरी है। यदि हमको बच्चे की इम्यूनिटी को बूस्ट करना है, इम्यूनिटी को बनाए रखना है तो गुड न्यूट्रिशन या अच्छा न्यूट्रिशन, हाई प्रोटीन डाइट देना ज़रूरी है। अवॉइड ओपन एंड स्टेल फूड, जो अनकवर्ड फूड है उसको यूज़ मत करिए, उसको बिल्कुल मत दीजिए।
अवॉइड जंक फूड भी नहीं देना है, क्योंकि वो भी नुकसान करता है, ऑयली फूड होता है, उसके कारण बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। होममेड फूड विथ क्लीनलीनेस देना बहुत ज़रूरी है। ये अगर हम इन सारे रूल्स को और लॉज का फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली हम अपने बच्चों को बचा पाएंगे। देखना इसमें भी कुछ होगा। और कुछ क्वेश्चंस आए हैं। सर मेरी 8 महीने की बेटी है, अभी 3 डेज से उसके माउथ और चारों तरफ रेड कलर के छोटे छोटे दाने हो गए हैं, ये किस लिए, मैं क्या कर सकती हूँ, प्लीज़ सजेस्ट कीजिए। 8 महीने की बेटी है, चारों तरफ छोटे छोटे दाने हो गए हैं, बट अगर फीवर नहीं है या और कोई चीज़ नहीं है तो बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर छोटे छोटे दाने हो गए, एलर्जिक रैशेस हो सकते हैं, ऐसे मौके में बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। कुछ एंटी एलर्जिक का यूज़ कर ले या कुछ नहीं करे, वो अपने आप बच्चे का दाना ठीक हो जाएगा। यदि किसी प्रकार का फीवर नहीं है, बच्चा सिक नहीं लग रहा है या और कोई तकलीफ नहीं है तो कोई ज़्यादा डरने की आवश्यकता नहीं है। एक सवाल और है, टाइफाइड का वैक्सीन क्या एवरी ईयर लगवाना पड़ता है, किस एज तक के लोगों को लगवाना चाहिए। टाइफाइड का एवरी ईयर तो नहीं, तो टाइफाइड की डोज होती है। टाइफाइड अभी जो नया वैक्सीनेशन शेड्यूल आया उसमें तो 9 मंथ्स में पहला डोज दे देते हैं, तो 9 मंथ्स में पहला डोज देंगे, उसके बाद 3 ईयर्स में लगना है, एवरी ईयर ज़रूरत नहीं है। और टाइफाइड का वैक्सीन छोटे बच्चों के अलावा बड़ों को भी लगाना चाहिए डेफिनेटली। अगर हम 3 ईयर्स या 5 ईयर्स के अंतराल से लगाएंगे तो टाइफाइड की बीमारी से होने से अपने आप को बचा सकते हैं। What are the do's and don'ts for the patient waiting in doctor's chamber during lockdown time? Very good question. चलिए, अच्छी बात है कि एटलीस्ट आप डॉक्टर के चैम्बर में आए हैं वैक्सीनेशन के लिए। अभी तक तो हम लोग यही कुछ बोलते थे कि आप घर के बाहर मत निकलिए, परंतु जब हमने देखा कि ये लॉकडाउन, पहले लॉकडाउन चला, फिर अनलॉक चला और फिर लॉकडाउन चला, तो ये चल ही रहा है सिलसिला, तो हमको अपने बच्चे को वैक्सीनेट तो करना है। तो वो सारे यूनिवर्सल रूल्स को हमको फॉलो करना पड़ेगा। एक डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेके जाना पड़ेगा, उन जगहों पे जाना पड़ेगा जहाँ ड्राइजिंग होता है। फीवर और दूसरी बीमारी के पेशेंट बच्चे अलग हैं, और जहाँ पर वैक्सीनेशन हो रहा है वो रूम अलग है, वो होना चाहिए। एक 6 फीट का डिस्टेंस होना चाहिए। सैनिटाइज़र, जो पर्सनल हाइजीनिक चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें होनी चाहिए। डॉक्टर्स को भी ऐसी जगहों पे पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स का, मास्क का, ग्लव्स का और बाकी चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए, सैनिटाइज़र का, जिससे इन्फेक्शन एक से दूसरे को ना हो। और N95 is not safe somewhere I read, is this that true? यस, पहले सभी लोग ये कह रहे थे कि अच्छा मास्क यूज़ करो, और जो अच्छे लोग थे उन लोग N95 मास्क जो थोड़ा महंगा है, मैंने बोला इसलिए कि सर्जिकल मास्क या कपड़े का मास्क इज़ बेटर देन एनी अदर मास्क। पर अगर N95 मास्क हम लोग यूज़ कर रहे हैं तो दैट इज़, अभी ये कह रहे हैं कि N95 मास्क हम पहन रहे हैं तो हम अपने आप को सेफ कर रहे हैं, पर एटमॉस्फेयर में हमारी जो, क्योंकि वो उसमें वॉल लगे होते हैं, तो वॉल वाला मास्क नहीं यूज़ करना है। N95 मास्क बिना वॉल का है तो डेफिनेटली इट इज़ बेटर और सेफ है, बट अगर वॉल वाला N95 मास्क है तो उसको हमको यूज़ नहीं करना है, क्योंकि उससे हमारे द्वारा जो एयर है वो एक्सेल की जा रही है, तो उससे जो उसके वायरस या बैक्टीरिया वो तो डेफिनेटली एटमॉस्फेयर में आ रहे हैं, तो वो और इन्फेक्टेड हो जाएगा एरिया। पर N95 मास्क यदि बिना वॉल का है तो डेफिनेटली इट इज़ गुड और ऑलवेज बेटर। और क्या है, व्हाट डाइटरी गाइडलाइंस वन शुड फॉलो फॉर किड्स। ठीक है, तो एनी मोर क्वेश्चंस? अच्छा, what can we do to reduce vaccine hesitancy in patient, parents and caregivers? यस, हेजिटेंसी पेरेंट्स को उसको है, क्योंकि बाहर निकलना है उनको, बाहर निकल के बच्चे को वैक्सीन लगाना है। सभी को बोला जा रहा है कि घर के बाहर मत जाओ, घर के अंदर ही रहो,
तो एक हेजिटेंसी तो पेरेंट्स और केयर गिवर्स को रहेगी अपने बच्चे को लेके, और नेचुरली रहना भी चाहिए। तो उसके लिए वही जो स्टैंडर्ड रूल्स हैं उन रूल्स को फॉलो करें, मास्क का इस्तेमाल करें, और ऐसे अपॉइंटमेंट लेके ऐसी क्लिनिक्स में ऐसी जगह जाएं जहाँ पर वो है। और बच्चों को या पेरेंट्स को काउंसलिंग करना बहुत ज़रूरी है कि अगर हम वैक्सीन नहीं लगाएंगे तो कोविड-19 तो ठीक है नहीं होगा, परंतु वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीजेज हैं जो हैं वो बहुत कॉमन है। हमारे देश में 5 लाख लोग एवरी ईयर वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीजेज से उनकी डेथ हो जाती है। और मैंने पहले बताया, और 89 लाख जो हैं वो ऑलवेज एट रिस्क रहते हैं अगर वो वैक्सीन नहीं लगाते हैं। तो वैक्सीन लगाना तो ज़रूरी है। वैक्सीन, प्राइमरी वैक्सीनेशन इज़ ऑलवेज गुड, अगर आप उनको किसी तरह कन्विंस कर सकें और उनको अपनी क्लिनिक में या अपने हॉस्पिटल में बुला सकें तो। अनुष्का ने पूछा है, व्हाट आर द इम्पोर्टेंट वैक्सीन दैट शुड बी एडमिनिस्टर्ड ड्यूरिंग ऑनगोइंग करंट पैंडेमिक। व्हाट आर द एडमिनिस्टर्ड ड्यूरिंग द ऑनगोइंग करंट पैंडेमिक। यस, ऑनगोइंग करंट पैंडेमिक में वो प्राइमरी इम्यूनाइजेशन जो मैंने पहले बताया, 1.5 साल में पेंटावेलेंट वैक्सीन होता है, डीपीटी का वैक्सीन होता है, डीपीटी के साथ हिप का होता है, और हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन होता है। पेंटावेलेंट में पोलियो का वैक्सीन पिलाते हैं। और डेफिनेटली ये रेनी सीजन, ये ऐसा सीजन है जिसमें इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा होते हैं, तो निमोनिया का वैक्सीन भी लगाना बहुत ज़रूरी है। 9 महीने में 6 महीने में इन्फ्लुएंजा का वैक्सीन होता है, यदि हो सके तो इन्फ्लुएंजा का वैक्सीन लगाएं। और 9 महीने में मीजल्स या एमएमआर का वैक्सीन लगता है, वो लगना ज़रूरी है। प्राइमरी वैक्सीनेशन ज़रूरी है। 1.5 साल में अगर ड्यू है तो 1.5 साल में बूस्टर वैक्सीन डीपीटी और पोलियो का उसके साथ लगना ज़रूरी है। हेपेटाइटिस ए का वैक्सीन लगता है 1 साल में, और उसके 6 महीने बाद सेकेंड डोज लगता है। यदि पॉसिबल हो तो वो वैक्सीन भी लगाएं। दीज ऑल आर इम्पॉर्टेंट। देखिए, कोई भी वैक्सीन जो है ना, जो वैक्सीन हम लोग देते हैं, दैट इज द वेरी गुड कॉस्ट इफेक्टिव इंटरवेंशन है। अगर हम बहुत थोड़े से खर्चे से हम उस बच्चे को उस बीमारी से होने से बचा सकते हैं, तो दिस इज कॉस्ट इफेक्टिव इंटरवेंशन और वेरी सेफ इंटरवेंशन। यदि हमने किसी बीमारी, जिस बीमारी के लिए वैक्सीन लगाया, वो बीमारी से ही उसका बचाव होगा, उसको और दूसरी कोई बीमारी नहीं होगी वैक्सीन लगाने से। तो इसलिए अगर हम उसको वैक्सीन देते हैं तो डेफिनेटली हम उस बच्चे को उतने थोड़े से एफर्ट से हम उस बच्चे को उस बीमारी से हमेशा के लिए, जिंदगी भर के लिए बचा लेते हैं। स्मॉल किड्स कांट टेक हॉट ड्रिंक्स, इज देयर एनी ऑल्टरनेटिव? हॉट ड्रिंक्स जरूरत नहीं है बच्चे को, काहे के लिए हॉट ड्रिंक्स देना? अच्छा, ये बोल रहे हैं कि कोविड में सबको बोला जा रहा है गर्म पानी पीने के लिए। नहीं नहीं, हॉट ड्रिंक्स इज नॉट नेसेसरी ऑल द टाइम्स। बच्चे को तो हॉट ड्रिंक्स नहीं पी सकता, उसको देना नहीं है। बच्चा अगर छोटा बच्चा है तो ब्रेस्ट फीडिंग ले रहा है, 6 महीने तक ब्रेस्ट फीडिंग दीजिए, उसके बाद टॉप फीडिंग दीजिए, टॉप फीड जो दे रहे हैं वो दीजिए। बच्चा तो निकल नहीं रहा घर के बाहर, तो उसको हॉट ड्रिंक्स की जरूरत नहीं है। कोशिश ये करें कि जब तक जरूरत नहीं हो तब तक घर से बाहर ना निकले। अगर आप घर में ही है तो उसको कोई रिस्क नहीं, क्या रिस्क है? उसको आप बचा रहे हैं, सेव कर रहे हैं। वॉट मनीष लाल ने पूछा है, व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑन द चाइल्ड इफ पेरेंट डिसाइड टू डिले द प्राइमरी इम्यूनाइजेशन? मैंने बोला कि अगर प्राइमरी इम्यूनाइजेशन को हम डिले करेंगे तो डेफिनेटली प्राइमरी इम्यूनाइजेशन डिले कर रहे हैं तो उसके सेकंड डोज, थर्ड डोज भी डिले होगा, सेकंड थर्ड डोज डिले होगा। तो जो हमने 1.5 महीने का डोज है उसको 1.5 महीने में देंगे, अगर हमने 5 महीने में देंगे तो वो बीमारी होने के पूरे चांसेस हैं। पोलियो की बीमारी तो अगर 1.5 महीने, 2.5 महीने और 3.5 महीने में नहीं दी गई तो कभी भी हो सकती है। तो अगर हम प्राइमरी इम्यूनाइजेशन नहीं दिया तो हम बच्चे को वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज से रोक नहीं पाएंगे। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम उसको वैक्सीन प्रिवेंटेबल वैक्सीन देने के लिए प्राइमरी इम्यूनाइजेशन दें। देखिए, अब ये कोविड-19 तो चलेगा, काफ़ी 7 दिनों से है, और हम लोगों ने अस्पताल और बाकी चीज़ों की व्यवस्था भी कर ली है, और ऐसी व्यवस्था भी सारे डॉक्टर्स ने कर ली है कि अगर वैक्सीनेशन के लिए कोई एक निश्चित समय निर्धारित किया है, उस समय खाली वैक्सीन के लिए बुलाना है, और बाय अपॉइंटमेंट और टेकिंग ऑल द प्रिकॉशंस,
सारी विद ऑल सैनिटाइजेशन एंड बाकी ऑल प्रिवेंटिव इक्विपमेंट्स जो होते हैं वो इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल करते हुए हम बच्चे को और अपनी उस फैमिली को लेके जा सकते हैं वैक्सीन लगवाने के लिए। और ज़रूरी भी है वैक्सीन लगना, उसको डिले नहीं करना है। अच्छा, टीके कैसे काम करते हैं? क्या ये वायरस और बैक्टीरिया के खिलाफ काम करते हैं? डेफिनेटली जो ये टीके होते हैं ये जब हम टीके लगाते हैं तो एक बहुत स्मॉल पोर्शन ऑफ द एंटीजन उसमें इंजेक्ट करते हैं, और वो इंजेक्ट करते हैं तो जिस बीमारी का वैक्सीन होता है वो एंटीजन इंजेक्ट करते हैं तो उससे एंटीबॉडीज बनती हैं। तो इतना देते हैं कि उससे उसको बीमारी नहीं होती, लेकिन उस बीमारी के एंटीबॉडीज बन जाती हैं, और उसके बाद कुछ मेमोरीज रह जाती हैं जिसके कारण इसकी इम्यूनिटी बढ़ती जाती है। ये वायरस और कुछ वैक्सीन्स होते हैं जो वायरस के अगेंस्ट में काम करते हैं, कुछ वैक्सीन्स होते हैं जो बैक्टीरिया के अगेंस्ट में काम करते हैं। तो दोनों प्रकार के वैक्सीन होते हैं, और ये वैक्सीन डेफिनेटली वायरस और बैक्टीरिया के खिलाफ ही काम करते हैं। एंटीजन होते हैं, बहुत कम एंटीजेनिक उसकी वो होती है, उसका इफेक्ट होता है। For small kids, should we use hand sanitizer and frequent hand wash with soaps? Is it safe or it has any side effects? And after every time when child comes from outside, should we give bath or dry wash will do? देखिए, छोटे बच्चों को तो जाना नहीं है बाहर, स्कूल्स बंद है, उनका एजुकेशन भी घर से हो रहा है, और आजकल तो सब ऑनलाइन टीचिंग होती है, तो बच्चों को बाहर ही नहीं लेके जाना है। और अगर लेके जा रहे हैं, आपको लगता है कि ऐसी जगह लेके गए जहाँ इन्फेक्शन है, तो डेफिनेटली हैंड सैनिटाइजर का यूज़ करें। बट बच्चे उतने समझदार नहीं होते, हैंड सैनिटाइजर कभी मुंह में लगाएंगे, कभी आंखों में लगाएंगे, तो वो उतना सेफ नहीं है। तो वो देखना पड़ेगा कि उसका हम लोग किस होशियारी से उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, और कोशिश ये करें कि छोटे बच्चों को लेके बाहर ना जाएं। सर, मेरी 3 साल की भतीजी है, उससे मोशन करने में प्रॉब्लम होती है। विच मेडिसिन है फूड हर पेरेंट शुड यूज दैट टाइम? सर देखिए, 3 साल यहाँ हम लोग बहुत ज़्यादा मेडिकल ट्रीटमेंट की बात नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर हम मेडिकल ट्रीटमेंट की बात करेंगे तो फिर ये एक बड़ा सेशन हो जाएगा। 3 साल की बच्ची है, यदि मोशन नहीं कर रही है, कड़ा मोशन कर रही है, तो उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। कहीं हाइपोथायराइडिज्म तो नहीं है, या और कोई चीज़ तो नहीं है, उसको देखना पड़ेगा। और मोस्टली ऐसा होता है कि जो हम हैबिट है, प्रॉपर टॉयलेट ट्रेनिंग नहीं देते हैं, इसलिए बच्चे मोशन नहीं करते हैं, और प्रॉपर टॉयलेट ट्रेनिंग नहीं होने के कारण उनको काफ़ी चीज़ें वो सीख नहीं पाते हैं। बच्चों को अगर हम टॉयलेट में रेगुलरली जाके बैठाएंगे तो डेफिनेटली वो लोग सीख जाएंगे। कई बार ये होता है कि बच्चों को हम लोग स्टैंडिंग पोजीशन में ही टॉयलेट में लेके जाते हैं, तो बच्चे को पोजीशन नहीं मिल पाती, तो वो टॉयलेट नहीं कर पाता, इसलिए कड़ा मोशन होता है। पर तो उसके साथ ही साथ ऐसी बहुत सारी पैथोलॉजिकल चीज़ें भी हैं जिनको रूल आउट करना ज़रूरी है, और वो चीज़ों को रूल आउट करने के लिए एक कंसल्टेशन चाइल्ड स्पेशलिस्ट का ज़रूरी है, और डेफिनेटली देख के आप बता पाएंगे। मेरी 8 महीने की बेबी को 4 डेज से कोल्ड है, वजह से वो ठीक से कुछ खा नहीं रही है, कुछ इसके लिए कुछ सजेस्ट करें। 8 महीने की बेटी है, कफ एंड कोल्ड है, तो कफ एंड कोल्ड तो वैसे भी वायरल फीवर होता है, वायरल उसके कारण होता है। ये 4-5 दिन में अपने आप, 5 दिन 6 दिन में अपने आप ठीक हो जाएगा। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट उसको दीजिए, यदि फीवर है तो फीवर की दवाई दीजिए, या बहुत ज़्यादा नोज़ ब्लॉकेज है, कुछ है, तो स्टीम इनहेलेशन दे सकते हैं, या नेज़ल ड्रॉप्स होता है वो दे सकते हैं। और उसके बाद भी नहीं ठीक हो रहा है तो डेफिनेटली मेडिकल कंसल्टेशन करना जरूरी। बोले, मैंने आपको पहले ही बताया कि सेल्फ डायग्नोसिस करना नहीं है अगर ऐसी जगह, क्योंकि समय ठीक नहीं है। अगर ऐसे में यदि हम डॉक्टर का, फिजिशियन का, या अपने चाइल्ड स्पेशलिस्ट का कंसल्टेशन लेंगे तो डेफिनेटली हम उसको आगे और कोई दूसरी बीमारी है या नहीं, उसको जांच करके देख पाएंगे, और उसका प्रॉपर्ली इलाज कर पाएंगे।
कोरोना वायरस का संक्रमण दुनिया के 200 से अधिक देशों में फैला है। इसे लेकर बहुत से लोग फिक्रमंद हैं, जिनमें बच्चे भी शामिल हैं। इस संकट के बारे में माँ बाप अपने बच्चों से कैसे बात करें, इसके लिए कुछ टिप्स दें। डेफिनेटली ये ऑल ओवर वर्ल्ड एक पेंडेमिक डिजीज़ है, पूरी दुनिया में फैला हुआ है और पूरी दुनिया इससे लड़ रही है, पूरा विश्व लड़ रहा है उससे। और इसको रोकने की हम सभी लोग कोशिश कर रहे हैं। हम लोगों ने इन 4-5 महीने में जो चीज़ें सीखी हैं उन चीज़ों को बच्चों को बताना ही पड़ेगा। मैंने आपको एक एग्जांपल बताया ना कि मेरी 3.5 साल की ग्रैंड डॉटर है, वो बोलती है कि डोंट गो आउट, जर्म्स आर आउटसाइड, यू विल बी सेफ व्हेन यू आर इन होम। तो मतलब हमको बच्चों को बताना पड़ेगा और बच्चे समझ भी रहे हैं, सीख भी रहे हैं। अब तो जो थोड़े बड़े बच्चे हो गए हैं उनको मालूम है कि मेरे को अगर बाहर जाना है, कुछ ज़रूरी काम है, तो मास्क का इस्तेमाल करना है और ट्रेंड हो रहे हैं। डेफिनेटली ऐसे समय में बच्चों को बिजी रखना बहुत ज़रूरी है। उनकी क्लासेस आजकल तो वर्चुअल क्लासेस हो रही है, ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, तो उसमें उनको बिजी रखना है। थोड़ा सा फिजिकल एक्सरसाइज या फिजिकल एक्टिविटी घर में होती है तो होना ज़रूरी है। बच्चों को सिखाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। देखिए हम लोग भी तो उसके लिए यूज़ नहीं थे। हम लोग तो खुद ही शाम ऑफिस के बाद ऑफिस से घर जाते थे, उसके बाद ऐसा लगता है चलो कहीं घूम के आते हैं, चलो मार्केट होके आते हैं, कुछ ज़रूरी सामान उसको लेके आते हैं या और कुछ चीज़ें जाते हैं। अब ऐसी कठिन परिस्थिति हो गई कि हमको नहीं मालूम हमको कहाँ जाना है, कैसे जाना है, कब जाना है, क्यों जाना है कि नहीं जाना है, कौन व्यक्ति हमारे लिए अनफेवरेबल है ये भी हमको नहीं मालूम, कौन इन्फेक्टेड ये भी नहीं मालूम। तो ये सारी चीज़ें हमको सीखने से आ रही हैं। बच्चों को भी सिखाएंगे तो बच्चे भी सीख के ही बताएंगे, बच्चे भी सीख के ही हमको बोलेंगे, बताएंगे, तो उनको ट्रेन करना ज़रूरी है। बीसीजी का टीका लेना बच्चों को लिए क्यों महत्वपूर्ण है? अच्छा, बीसीजी का टीका एट बर्थ लगता है। ये टीबी की बीमारी है। टीबी की बीमारी से बचत के लिए जिनको बीसीजी का टीका लगाया जाता है उनको या तो टीबी की बीमारी नहीं होती है या बहुत माइल्ड फॉर्म में होती है, उतनी सीवियर बीमारी नहीं होती है। जो ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस या ब्रेन की टीबी होती है, वो सारी बीमारियों से उसको बचाया जा सकता है। टीबी हमारे कंट्री में बहुत प्रेवलेंट है, बहुत कॉमन है। तो बीसीजी का टीका लगाएंगे तो डेफिनेटली उनको उस बीमारी से होने से काफ़ी हद तक बचा जा सकता है। और यदि होती भी है तो नेचुरली ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस या बाकी ब्रेन वाली टीबी नहीं होगी, उससे बचा जा सकता है। What can be given to increase the immunity power of 1-year-old child and give any tonic of vitamins? अच्छा सवाल है। हम लोग सब बात यही हम भी यही बात कर रहे थे कि अगर बच्चे की इम्यूनिटी अच्छी है तो उसको बीमारी होने से बचाया जा सकता है। इसलिए मैंने बोला सीजनल जो डिजीजेज हैं उसको हम कैसे प्रिवेंट करते हैं, उनको प्रिवेंशन ऑलवेज ज़रूरी है। अगर वो बीमारियों से होने से बचाएंगे तो डेफिनेटली उनकी इम्यूनिटी कम नहीं होगी। अगर बच्चा अच्छा डाइट ले रहा है और हेल्दी है और बाकी सारी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर रहा है तो इसका मतलब बच्चा हेल्दी है। एक डेफिनेट वेट है कि 1 साल में 9-9.5 किलो के वजन होना चाहिए, 2 साल में 11, 11.5, 12 के आसपास वेट में। तो अगर इतना बच्चे का वेट है, बच्चा अच्छा खेल रहा है, अच्छे से खाना खा रहा है, सब चीज़ें कर रही है, तो विटामिन और कोई चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। वो सारी चीज़ें हमारे खाने में होती है। उस खाने को ही उसको दिया जाए तो उससे उसकी इम्यूनिटी बरकरार रही। ऐसा कोई मापदंड नहीं है नापने का कि इस बच्चे की इम्यूनिटी कम है कि इस बच्चे की इम्यूनिटी ज़्यादा है। कभी कभी अगर वो बच्चा बार बार बीमार नहीं हो रहा है तो सिर्फ इम्यूनिटी नहीं, और कोई रीज़न तो नहीं, वो देखना ज़रूरी है। बट डेफिनेटली अगर इम्यूनिटी अच्छी रहेगी, अगर हम उसको अच्छा डाइट देंगे, मैंने बताया ना हाई प्रोटीन डाइट देना है, हाई प्रोटीन डाइट दीजिए और घर का बना हुआ खाना खिलाने। छोटा बच्चा जैसे है, आप बोल रहे हैं कि कितना छोटा बच्चा, 1 साल का बच्चा है, तो 1 साल के बच्चे को एक फीडिंग हैबिट्स अपने को बनानी पड़ेगी घर का बना हुआ। जैसे दलिया दे सकते हैं, सूजी का कुछ बना के दे सकते हैं, सूजी का हलवा दे सकते हैं, सूजी का नमकीन होता है सूजी, वो दे सकते हैं, दाल दे सकते हैं, दाल चावल को मिला के दे सकते हैं, खिचड़ी दे सकते हैं, कुछ भी चीज़ें मैश करके दे सकते हैं, फल फ्रूट दे सकते हैं। वो सब में विटामिन होते हैं और विटामिन की ज़रूरत नहीं है। तो ये सारी चीज़ों को मैश करके देंगे, सारी चीज़ों को देंगे तो बच्चा बढ़िया खाएगा और अच्छा मोटा तगड़ा हो जाएगा। और दूसरी चीज़ है कि हर बच्चे की एक बिल्ट होती है।
ज़रूरी नहीं कि किसी की 9 किलो है तो और किसी की 10.5 किलो है तो 10.5 वाला बहुत हेल्दी और 9 किलो वाला नहीं है। ये तो एक जेनेटिक प्रोपोर्शन से भी बच्चे की ग्रोथ होती है, तो वो उस हिसाब से अगर उस हेल्दी है बच्चा, अच्छा खेल रहा है, तो कोई ज़रूरत नहीं, कुछ देने की ज़रूरत नहीं। मैं तो बिल्कुल प्रेफर नहीं करता हूँ कभी किसी भी बच्चे को विटामिन। मैंने आज तक कभी किसी को विटामिन इसलिए नहीं दिया कि उसको जनरल इम्यूनिटी को बढ़ाना है, बस। अगर और कोई क्वेश्चंस नहीं है चैट बॉक्स में तो हम लोग ये सेशन को यहाँ ख़त्म करेंगे। पर मैं इसके साथ ही साथ एक बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज ये देना चाह रहा हूँ कि कोविड-19 से डेफिनेटली हम सबको अपने आप को सेव करना है। उसके लिए जो यूनिवर्सल रूल्स बने हुए हैं, सोशल डिस्टेंसिंग, घर के बाहर नहीं निकलना है, मास्क पहनना है, हैंड वॉशिंग करना है, रेस्पिरेटरी एटिकेट्स को फॉलो करना है, वो सारी चीज़ें ज़रूरी हैं। सीजनल डिसीजेज़ का मैंने इसलिए लिया कि इस समय बरसात का समय है, काफ़ी बीमारियां ऐसे हो रही हैं, छोटे बच्चों में बहुत कॉमन है, उनकी इम्यूनिटी कम होती है, तो उस इम्यूनिटी कम होती है तो अगर उनको फिर से बीमारी होगी तो डेफिनेटली वो उससे उनकी इम्यूनिटी और डाउन होगी, तो इसलिए इन बीमारियों से बचाया जा सकता है। इन सारी बीमारियों में प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर। आप उनको प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं, उन बीमारियों से होने से कैसे बचा सकते हैं, इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया, बचा सकते हैं। और इसके साथ ही साथ वैक्सीन के बारे में हमने बात की। प्राइमरी इम्यूनाइजेशन या यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन जो शेड्यूल चल रहा है, वो वैक्सीनेशन समय समय पे लगना ज़रूरी है। अपने डॉक्टर से प्रॉपर अपॉइंटमेंट लेके आप वैक्सीन लगवाएं। और इसके साथ ही साथ एक बहुत बड़ा संदेश ये है कि सेल्फ डायग्नोसिस ना करें। सेल्फ डायग्नोसिस करके आप अगर ट्रीटमेंट करेंगे तो ये बच्चे के लिए हार्मफुल होगा। सेल्फ डायग्नोसिस नहीं करें और ओवर द काउंटर मेडिकेशन ना लें। ऐसे कठिन समय में ज़रूर अपने फिजिशियन से अगर पर्सनली नहीं मिल पाते हैं तो अगर फ़ोन पे या बाकी चीज़ों से बात हो सकती है तो वैसे बात करें, और विद देयर एडवाइस ओनली यू टेक द मेडिसिन। ये मेरी सलाह है। अपने चाइल्ड स्पेशलिस्ट को बार बार तंग करें अगर बच्चा आपका ऐसा लग रहा है कि किन्हीं कारणों से ठीक नहीं है तो। मेरी आप सभी को शुभकामनाएं हैं। आप ठीक रहें, आपका बच्चा ठीक रहे, आपका परिवार ठीक रहे। इसी शुभकामनाओं के साथ आप सभी को नमस्कार। स्वस्थ रहें, सुखी रहें। धन्यवाद।